सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण से पाठ 1 भाषा विचार का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं और आदि मानव प्रारंभ में इशारों के द्वारा अर्थात सांकेतिक भाषा के द्वारा आपस में बातें करते थे। हमने फिर पढ़ा कि भाषा कितनी प्रकार की होती है। भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा, और उन दोनों के उदाहरण भी हमने कल के वीडियो में जाने। उसके बाद हमने पता किया सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा जो है वह आज के समय में कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, मूक बधिर व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद बच्चों मातृभाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है, राष्ट्रभाषा जो वहाँ के निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, और राजभाषा जिस भाषा से देश का कार्यकाल और राजकाल के प्रयोग में मतलब राजकीय कार्यों के प्रयोग में की जाती है। ऑफिस वगैरह में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था कि मानक भाषा किसे कहते हैं, कि विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा, विद्वानों जो विद्वान व्यक्ति हैं और शिक्षाविदों जो शिक्षा क्षेत्र के विद्वान हैं उनके द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए, एक रूपता का मतलब है समानता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। देखिए, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। उनमें से उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पे कि गई, और मानक रूप हो गया इसका गई। पहले शब्द बोला जाता था य पे एक ही मात्रा, ठीक है, ई, और इन्होंने क्या लगा दिया इसके पीछे ई जो मात्रा है उसे पूरा ही लगा दिया ई। यह इसका मानक रूप है। मानक रूप का मतलब यह मान लिया गया है, अर्थात यह गलत नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अंत का न ऊपर बिंदु की तरह चला गया और भ और आधा क झ के रूप में माने गए। उस प्रकार ठंड ण हट गया, ऊपर बिंदु चला गया। शुद्ध में भी ऐसी हुआ। ठीक है। आधा द और ध मानक रूप हो गया इसका, और इसी प्रकार द्वंद्व शब्द में भी। तो मानक रूप होता है बच्चों जो माना गया है, जो गलत नहीं है, जिसको पूर्ण रूप से माना गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, अब यहाँ पर जो हिंदी निदेशालय है जहाँ पर यह तय होता है कि हिंदी के मानक वर्तनी क्या होगी, तो वहाँ उसके अनुसार क्या क्या बताया गया। तो मानक हिंदी वर्तनी संबंधित मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। री और लिरी तथा लरी का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। इसको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, मतलब इनको प्रयोग में नहीं लाया जाता। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, घुंडी को आधा कर या हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का और चिन्ह। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा राम को और सर्वनाम हो गया उसको। ठीक है। यहाँ पर भी इसको मानक के रूप में माना गया है, और संज्ञा राम को, और क्योंकि ये संज्ञा शब्द है राम, इसलिए शब्दों को पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखा जाता है। यहाँ पर उस शब्द को अलग नहीं किया और को अलग नहीं किया, इन्होंने उसको शब्द बना दिया। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाती है, जैसे पढ़ चुका है। यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हैं क्योंकि ये पूरी संयुक्त क्रिया है, पढ़ चुका है। चुकना और पढ़ना दोनों क्रियाएं हैं, इसलिए अवयव पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ उन यहाँ तक जो अवयव होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे आप अवयव किसे कहते हैं। ठीक है। उनको अलग ही तरीके से लिखा जाएगा। अवयव उन्हें कहते हैं जिनमें कोई भी लिंग परिवर्तन या फिर वचन परिवर्तन नहीं होता है। श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री राजेंद्र कुमार। उसके बाद है क्रिया विशेषण अवयव पद में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाएगा, जैसे नई को नहीं कर दिया, जैसे ऊपर आपको गई और गई में बताया था, हुआ कर दिया। ठीक है। व की जगह आ गया। किए आए, नहीं हुआ आदि मानक रूप है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा, अंत में ही आएगा, केवल बीच में नहीं आएगा। तो उसके बाद है संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा। पंचमाक्षर कहते हैं जो वर्णमाला के पंचम अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, य ग ण न म।
ये 5 अक्षर हैं जो इनकी जगह बिंदु पर आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है। अनुनासिक जो होता है चंद्र बिंदु कहते हैं जिसको, दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे, एक अनुस्वार भी आएगा और अनुनासिक चिन्ह भी आएगा। और शिरोरेखा के ऊपर जो ऊपर वाली लाइन होती है उसके ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव जो बिंदु है अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे मैं बिंदु लगा हुआ है, अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क ख ग ज फ में अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन ज फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इसका प्रयोग मानक है। तो ये जो आगत ध्वनियाँ हैं, आगत ध्वनियाँ नहीं कहते हैं जिन्हें हमने और भाषाओं से लिया है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी या और कोई भाषा, तो इसमें ज फ अभी भी प्रयोग में लिए जाते हैं हिंदी में, तो इसीलिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है कुछ शब्द दोनों रूपों के मानक हैं, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन। तो यहाँ पर भी आप देख लें कि ये मानक है, इनको माना गया, यह गलत नहीं है। शब्द के अंत में हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। जो पहले अंत में हलंत लगाते थे या बीच में हलंत लगाते थे वह हिंदी में नहीं लगाया जाता। ठीक है। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन उलुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध, यहाँ पर जो द है इसको नहीं लिखा गया है, इसको छोड़ दिया गया है, शब्द बना अर्ध। ठीक है। उच्चारण दोनों का समान है। ठीक है, परंतु यह भी सही माना जाएगा। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे दुख, दुख। देखिए पहले जो दुख शब्द था उसके बीच में विसर्ग लगता था, परंतु अब नहीं लगता, इसको भी मान लिया गया है। पूर्वकालिक प्रत्यय और पूर्वकालिक प्रत्यय जो है प्रत्यय कर क्रिया से मिलकर लिखा जाएगा। जैसे दौड़कर, पढ़कर। जो पूर्वकालिक होता है, पूर्व समय में होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक प्रत्यय कहा जाता है। तो इसको क्रिया से मिलकर लिखा जाएंगे। दौड़कर शब्द अलग नहीं लिखेंगे, पढ़कर शब्द अलग लिखेंगे, इन्हें साथ ही जोड़ा जाएगा और ये मानक रूप है। उसके बाद आता है बच्चों बोली तथा भाषा में अंतर। अब देखिए भारत में भाषाएं भी बहुत सी हैं और बोलियां भी बहुत सी हैं। ठीक है। तो भाषा और बोली में अंतर हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। मतलब भाषा जो है जो अल्प विकसित होती है, अल्प विकसित का मतलब थोड़ी विकसित हुई हुई, थोड़ी प्रचलन में आई हुई या थोड़ी बनी हुई भाषा, उस रूप को बोली कहते हैं। भाषा का ही रूप होता है उसको बोली कहते हैं। कम विकसित रूप, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब बोली जो है बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं बोली जाती, वह बहुत छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसका प्राय साहित्य की को रचना नहीं होती और इसमें प्राय साहित्य का मतलब इसमें काव्य या फिर ग्रंथ नहीं लिखे जा सकते। ठीक है। लिखे गए हैं, अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है। लोकगीत होते हैं और लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में होता है, केवल ये बोले जाते हैं, इनका लिखित प्रचलन नहीं होता बोलियों का। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित है। हिंदी भाषा में जो है वो 18 बोलियां जो प्रचलित हैं। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है। इन्हीं बोलियों का जो विकसित रूप होता है वह भाषा कहलाता है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है, इसमें ग्रंथ लिखे जाते हैं, काव्य लिखे जाते हैं। ठीक है। पुस्तकें लिखी जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है और इनका जो क्षेत्र होता है इसको बहुत बड़े क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है भाषा का। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और सारी पुस्तकें भी कई सारी हिंदी में ही लिखी जाती हैं। ठीक है। तो इसमें साहित्य की रचना भी हिंदी में ही होती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है, जिन्हें भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीरी, नेपाली, बंगाली, ये जितनी भी हैं यह उसकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगला, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांतली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो ये 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता भाषा की मिल चुकी है। अब देखिए हिंदी भाषा का महत्व। तो हिंदी भाषा के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिंदी भाषा का क्या महत्व है।
हिंदी भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा बोली प्रयोग में लाई जाती है, मतलब बोली जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, जहाँ हम रहते हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में प्रयोग की जाती है। जो हिंदी का क्षेत्र बता रहे हैं आपको। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाल, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है, मतलब भारत से बाहर भी हिंदी प्रयोग में लाई जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या चीनी भाषियों से अधिक थी, मतलब चीनी भाषा बोलने वालों से हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी। आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। तो आज दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है, मतलब विदेशी फिल्मों जो आती हैं हॉलीवुड की, उनको हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग अधिक रहते हैं। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं। भारत में भी आप सभी हिंदी समाचार चैनल देखना अधिक प्रयोग में लाते हैं और धारावाहिक भी हिंदी ही देखते हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई, मतलब इसको आधिकारिक रूप से मान लिया गया, राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। और केंद्रीय सरकार जो है हमारी दिल्ली में सरकार है, उसको कामकाज के लिए वह अनिवार्य घोषित कर दी गई। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का क्या है, चलन है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, हम मनाते हैं स्कूल में। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। देखिए अंग्रेजी में भी कई बार ऐसा होता है कि जो बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है, ठीक है, परंतु हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, जो बोलने और लिखने में समान है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी भारत के साथ फिजी देशों की राजभाषा भी है, मतलब भारत के साथ साथ बाहरी देशों, फिजी देश है बाहर, तो उसकी भी जो राजभाषा है वह हिंदी ही है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। संपर्क भाषा का मतलब आपस में बातचीत के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दें, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों हिंदी का महत्व? चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लिपि पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसके मुख से निकली हुई जो ध्वनियाँ हैं, जो साउंड है, उनके लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। कहने का मतलब है कि उसको लिखित रूप उसका करना आरंभ कर दिया, किसी भी अक्षर को एक लिखित रूप दे दिया गया, ठीक है, और यही चिन्ह जो है वो लिपि कहलाए। ठीक, मतलब किसी भी ध्वनि को जो हमारे मुंह से निकल रही है उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का, अब जैसे देखिए जो आपको सरफेस पे दिख रहा है ये भी क्या है, ये भी एक चिन्ह है जिन्हें हमने जो ध्वनियों के अनुसार अंकित कर दिया गया, पहचान बना दी है उनकी। तो इसी प्रकार यह भी एक लिपि है, ठीक है, और यह चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मुख से निकली जो ध्वनियाँ हैं उनको लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। कहने का मतलब है कि कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। जैसे संस्कृत की देवनागरी लिपि है, हिंदी की देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये देवनागरी लिपि है। नेपाली है, मराठी की देवनागरी है, उर्दू की फ़ारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, बांग्ला की बांग्ला लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, जर्मन की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है और जापान की हिरागाना, काताकाना और कांजी है। अक्षरों की खोज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले हुई, ठीक है। तो उस समय गुफाओं में जो आदि मानव रहा करते थे वो भी कुछ चिन्हों का प्रयोग, जैसे चित्र बनाकर अपनी बात को लिखते थे। तो वह उन्हें लिपि नहीं कहा जाएगा, परंतु वह शुरुआती दौर था जब लिपि का लिखना प्रारंभ किया गया, ठीक है। उसके बाद है बच्चों साहित्य। तो यह बच्चों आपको कल की कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।